Very good morning, everyone. So ready for your foundation economics? कितना सिलेबस? बहुत बड़ा, हाँ कि छोटा सा सिलेबस है? What do you feel? You have studied everything in for 12th standard? Have you seen the syllabus? इंडेक्स देखा क्या? इंडेक्स नो, एटलीस्ट आईसीआई का मॉड्यूल मिल रहेगा आपको स्टडी मैट, तो उसमें आपने इंडेक्स देखा क्या? काफी बार द रॉन्ग यू कैन से परसेप्शन ऑफ स्टूडेंट इज दैट कि ये जो इकोनॉमिक्स है ये हमने 12th में पढ़ा है, बट यस लेट मी टेल यू वन फैक्ट कि ये जो इकोनॉमिक्स आपके सीए फाउंडेशन में इनकॉर्पोरेट हुआ है ये पूरा का पूरा आपने नहीं पढ़ा है। जो लोग आईसीएससी बोर्ड से है, कोई है यहाँ पर आईसीएससी बोर्ड से, आपने थोड़ा अच्छा कवरेज किया रहेगा। सीबीएसई से कितने लोग हैं? उससे बेट मतलब ऑलमोस्ट थोड़ा नीचे, और स्टेट बोर्ड सबसे नीचे इन टर्म्स ऑफ कवरेज। आई एम टेलिंग यू इन टर्म्स ऑफ कवरेज, नॉट इन टर्म्स ऑफ आईक्यू। ओके, आईक्यू वाइज तो स्टेट वाले लोग या हो या सीबीएसई हो या आईसीएसई हो, कोई भी हो तो बेस्ट ही है, बट एज फार एज द कवरेज ऑफ सिलेबस इज कंसर्न, ऐसे परसेप्शन में बिल्कुल मत रहना कि इकोनॉमिक्स को हमने पहले ही पढ़ लिया है तो अब क्या पढ़ने की जरूरत है, अब फाउंडेशन है तो इजीली हो जाएगा मैनेज। बट यस, हम साथ साथ में इजी बना देंगे, डोंट वरी एट ऑल, बाय ट्रेमेंडस रिविजन्स, एक्स्ट्रा प्रैक्टिस, सब कुछ आपका एकदम अच्छे से इस सब्जेक्ट पर कमांड लाने का पूरा जिम्मेदारी मेरा है। ठीक है, सब लोग रेडी है? चलिए तो हम स्टार्ट कर रहे हैं सबसे पहले आज बिजनेस इकोनॉमिक्स के चैप्टर नंबर 2 के साथ। आपका चैप्टर 2 जब मैं बोलता हूँ तो ये आपके स्टडी मैट के हिसाब से चैप्टर 2 नहीं है, जो इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल है उसके हिसाब से नहीं है, ये अपने बुक के हिसाब से, आपको बुक मिल जाएगा तो बुक के हिसाब से चैप्टर नंबर 2 का नाम है थ्योरी ऑफ डिमांड। क्या है? थ्योरी ऑफ डिमांड। डिमांड आपने पढ़ा है? कोई है साइंस से यहाँ पर? आप होने शायद साइंस, यस साइंस से हो आप, और कोई है? आप दोनों भी हो, ठीक है। आपने बेसिक्स कर लिया है? कितने लेक्चर्स देखे आपने? 27 है उसमें बचा? ओके, आपने चालू है, अभी चालू किया है, ठीक है। जल्दी कवरेज कर लो उसका, वैसे भी 1 घंटे का लेक्चर होता है तो सुबह एक देख के शाम में एक देख सकते हो, इतना बर्दाश्त कर सकते हो आप मुझे, डोंट वरी। ठीक है, तो फ्रेंड्स आपको मैं बता दूं एक बात कि आपका डिमांड जो है ये थोड़ा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा आपको, क्योंकि यहाँ पर जो है आपको थ्योरी क्वेश्चंस लिखने नहीं है। सो जो पढ़ने का एटीट्यूड अप्रोच जो रहेगा ना वो टोटली टोटली आपको एमसीक्यू ओरिएंटेड रखना पड़ेगा। एमसीक्यू तो सर आसान होते ना सर, एक नहीं 4 ऑप्शन होते और क्वेश्चन दिया रहता है, ऑप्शंस दिए रहते हैं, कोई भी एक आंसर तो होता ही है, तो इजीली इनफैक्ट वो तो लिखने से ज्यादा आसान है। कुछ एक्सटेंट तक यस, बट काफी एक्सटेंट तक नो, बिकॉज जब मैं एमसीक्यू बोलता हूं तो आपको क्या करना पड़ता है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट अच्छे से रखना पड़ता है। ये जो हम लोग पढ़ते हैं इसमें कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ पढ़ो, बस रट्टा मारना नहीं है। बेस्ट पार्ट इसका ये होता है एमसीक्यू का कि आपको कोई भी चीज मगअप नहीं करनी होती, बिल्कुल भी नहीं करनी होती है। द मोमेंट यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स, यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द लॉजिक्स एंड एवरीथिंग, यू विल बी डेफिनेटली बी एबल टू सॉल्व द एमसीक्यूज आल्सो। कितने मार्क्स का है ये सब, ये जो पेपर हम डील कर रहे हैं ये कितने मार्क्स का है? पूरे 100 मार्क्स का है। इसके साथ कोई और सब्जेक्ट जुड़ा हुआ है क्या? कोई नहीं जुड़ा हुआ। इसके साथ पहले कोई सब्जेक्ट हुआ करता था, अब वो हिस्ट्री है तो उसके बारे में बात करके भी फायदा नहीं। ठीक है, तो इंटरमीडिएट लेवल पर एक इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस नाम का सब्जेक्ट था। इंटरमीडिएट लेवल पर वो सब्जेक्ट ऑलरेडी मैं पढ़ा रहा था 2018 से, ऑलमोस्ट 5 साल हो गए वो सब्जेक्ट पढ़ाते पढ़ाते। फिर इंस्टीट्यूट का मूड हुआ कि ये इंटर में अच्छा नहीं है, इसको फाउंडेशन में शिफ्ट करते, तो उन्होंने पूरा सिलेबस वहां से उठाकर यहाँ पर रख दिया। बट बेस्ट पार्ट ये है कि उसके पहले मैंने 10 अटेम्प्ट उसमें डाले, तो आपको पूरा का पूरा एकदम अच्छे से कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ मैं बता दूंगा, और आपका ओवरऑल सिलेबस का कवरेज वगैरह सब कुछ एकदम अच्छे से होगा। ठीक है, आपको क्या करना है, एवरीडे यहाँ पर नोटबुक लाना है, छोटा नोटबुक रहेगा 100 पेज का तो भी चलेगा। नोटबुक सेपरेट एक इकोनॉमिक्स का चाहिए मुझे अपने एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए, समझा सबको? चलिए, तो अब सबसे पहले जब हम बोलते हैं थ्योरी ऑफ डिमांड, तो थ्योरी ऑफ डिमांड जब हम बोलते हैं तो डिमांड का मीनिंग क्या हुआ? देखिए आप लोग कोई भक्तजन नहीं हो, मैं कोई बाबा नहीं हूं कि मैं ही बोलूंगा आप बोलोगे वाह 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 क्या बात है, बढ़िया बाबा, बाबा की जय हो।
जस्ट इंटरेक्शन से क्या होगा, हमारे सेशंस और यूजफुल होंगे। तो इंटरेक्शन करो, डरो मत। बताओ डिमांड जब हम बोलते हैं तो क्या होगा, या तो आप बताओगे खुद हो कि या तो मैं स्पेसिफिकली पूछूंगा कि चलो तुम बताओ, बोलो। डे टू डे लाइफ यू नीड समथिंग, यू विल आस्क फॉर दैट, दैट इज कॉल्ड एज डिमांड अकॉर्डिंग टू यू। ओके, और कोई आंसर है, बोलिए। बाय करने की, ये है डिमांड। डिजायर क्या होता है बेटा, नीड, we need something in our day to day life. So what he was telling is not demand, it is desire. समझा? जैसे आप बोलते हो अरे यार क्या मस्त गाड़ी है, मैं भी लूंगा, ये क्या बन गया, डिजायर। ये डिमांड है क्या, नहीं। डिमांड कब रहेगा, जब आपके अकाउंट में उतना पैसा भी है, अपनी भाषा में अपना लेवल उतना होना चाहिए कि अपन उसे बाय कर सके। एबिलिटी टू परचेज, क्या बोलते हैं इसे, एबिलिटी टू परचेज। समझे? तो नंबर वन होना चाहिए नीड, मतलब आपको चाहिए वो, जिसको हम डिजायर बोलते हैं। दूसरी चीज, अच्छा डिजायर और नीड में भी एक डिफरेंस है। क्या है डिजायर और नीड में डिफरेंस? यू डोंट नीड लग्जरी इन योर लाइफ, बट यू डिजायर लग्जरी इन योर लाइफ। आर यू अंडरस्टैंडिंग? नहीं समझा? आई नीड वॉच, बट वाई आई नीड अ ब्रांडेड वॉच? ऑब्वियसली इट्स नॉट अ नीड, इट्स अ डिजायर। कुछ झेपा आपको अभी? तो कभी भी क्या बोलेंगे, नीड बोलेंगे या डिजायर बोलेंगे डिमांड के वक्त? डिजायर। क्यों? क्योंकि डिमांड तो हर चीज का हो सकता है, बेसिक चीजों का भी हो सकता है और लग्जरियस चीजों का भी हो सकता है। सो ऑलवेज से डिजायर बैक्ड बाय एबिलिटी टू परचेज या बाय, मतलब क्या, आपके पास रिसोर्सेस होने चाहिए उसको बाय करने के लिए। ठीक है? और तीसरी चीज, तीसरी चीज क्या होनी चाहिए, एबिलिटी तो हो गया ना, थर्ड चीज होनी चाहिए विलिंगनेस टू स्पेंड। क्या होनी चाहिए बोलो, विलिंगनेस टू स्पेंड। चलो एक एग्जांपल लेते हैं। अभी 11 o'clock को यहां पर मेरे लेक्चर के बाद डॉन का लेक्चर है। डॉन कौन? विनोद रेड्डी सर, ठीक है, जो मैथ्स पढ़ाएंगे आपको। ठीक है? और अभी रास्ते में रहेंगे सपोज वो, और ये जो अपना सिलाई चौक है, जो अपना यहाँ पर बाजी रोड पे है, यहाँ पर सिलाई चौक में विनोद सर अपने गाड़ी में बैठे हैं, गॉगल पहने हुए रिबन का, और गाड़ी है BMW या फॉर्चूनर, और मस्त ऐसा सिग्नल पे, रेड सिग्नल पे रुके, और उनके बिल्कुल बाजू में एक बाइक वाला है। ठीक है? वो बोलता है क्या स्मार्ट बंदा है, अरे कितनी मस्त गाड़ी है, क्या गॉगल में स्टाइल मार रहा है। मैं नहीं बोल रहा, वो बाइक वाला बोल रहा है। ठीक है? ये तो बोलोगे तुम सर को, सर प्रशांत सर। तो अब ऐसे केस में जो ये बाइक वाला है ये बोल रहा है मैं भी ये खरीदूंगा एक दिन, ऐसी गाड़ी, ऐसा गॉगल भी मैं खरीदूंगा, ऐसे स्टाइल में आऊंगा मैं भी। तो क्या ये डिमांड है? क्या ये डिमांड है? ये क्या बन गया, डिजायर। ये डिमांड नहीं है। क्यों डिजायर? भाई उसको चाहिए इसलिए वो डिजायर है, बट वो डिमांड क्यों नहीं बोल रहे आप उसको? उसके पास पैसे होने चाहिए उसको बाय करने के। मान लीजिए नहीं है तो इट बिकम्स ओनली डिजायर। सर वो बाइक वाले के पास पैसे है, हो भी तो सकते हैं सर, यस ऑब्वियसली। उसके अकाउंट में सपोज 50 लाख रुपए, तो ऑब्वियसली वो ये गाड़ी खरीद सकता है फॉर्च्यूनर, और वो रेबन का गॉगल भी खरीद सकता है। अब ये फिर भी डिमांड नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि उसके अकाउंट के 50 लाख उसको पहले घर खरीदने में इन्वेस्ट करना है, गाड़ी में इन्वेस्ट नहीं करना। तो ये क्या बन गया उसके लिए, डिजायर। वो बोला घर खरीद लेता हूं पहले, फिर गाड़ी खरीद लूंगा। बोलिए डिजायर है, यस। एबिलिटी टू परचेस है, यस, बट विलिंगनेस टू स्पेंड नहीं है ना। जेपा समझा? विलिंगनेस टू स्पेंड मतलब क्या हुआ, वो पैसा
उस चीज पर खर्च करने की आपको इच्छा होनी चाहिए, उसको आप बोलते हो विलिंगनेस टू स्पेंड। कितनी चीजें हो गई अभी तक? 3। पहला डिजायर, दूसरा एबिलिटी टू परचेज, तीसरा विलिंगनेस टू स्पेंड। अब आते चौथे और पांचवें आइटम पर। चौथा आइटम है ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। डिमांड इज ऑलवेज फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम। मैं अगर आपको बोलूं कि चलो ये वाटर बॉटल का डिमांड निकालो, तो आप बोलोगे सर कितने टाइम का? कभी भी डिमांड इज एसोसिएटेड विद द वर्ड टाइम। ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम एट वेरियस प्राइसेस। पांचवा चीज क्या बन गया? एट वेरियस प्राइसेस। तो चौथी चीज है टाइम, पांचवी चीज है प्राइस। समझा? तो डिमांड में कितने कंपोनेंट आ गए? 5। डिजायर, एबिलिटी टू परचेस, विलिंगनेस टू स्पेंड ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम एट वेरियस प्राइसेस। बोलो सब लोग एक बार मेरे साथ। डिजायर, आवाज नहीं आ रही मुझे। डिजायर बैक्ड बाय एबिलिटी टू परचेज, तीसरा विलिंगनेस टू स्पेंड, चौथा ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम, लास्ट एट वेरियस प्राइसेस। वेरियस क्यों बोला सर? एक ही प्राइस होना चाहिए ना सर। अगर मैं आपको ये वाटर बॉटल का डिमांड फॉर अ मंथ बोलूं निकालो, तो ऐसा जरूरी है क्या कि उस मंथ में प्राइस एक ही होगा? चेंज भी हो सकता है ना, इंक्रीज डिक्रीज हो सकता है। तो इसे बोलते हैं एट वेरियस प्राइसेस। आपको समझ में आया क्या? ग्रेट। तो यहां पर मीनिंग ऑफ डिमांड में सेंटेंस फॉर्म में लिखा हुआ है द वर्ड डिमांड रेफर्स टू क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी और सर्विस। इसका मतलब जब आप डिमांड बोलते हो तो डिमांड कैन बी फॉर अ कमोडिटी और इट कैन बी फॉर द सर्विस। मतलब क्या? कैन वी से, जैसे मैं आपको बोल रहा था ये पानी क्या डिमांड निकालो, कैन आई ऑल्सो से कि मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं तो मेरे सर्विसेज का डिमांड निकालो? यस और नो? अरे जितने लोगों को मेरी सर्विसेज चाहिए उसका डिमांड निकाल रहे हो ना तुम, तो ये भी तो डिमांड है। तो डिमांड कैन बी फॉर कमोडिटी, इट कैन बी फॉर सर्विसेज ऑल्सो। ठीक है, तो इसलिए यहां पर लिखा है कमोडिटी मतलब गुड्स और सर्विसेज दैट द कंज्यूमर्स आर, क्या लिखा है? विलिंग एंड एबल टू परचेज। विलिंग टू परचेज एंड एबल टू परचेज। विलिंगनेस भी चाहिए और एबिलिटी भी चाहिए। Then at various prices during a period of time, this is called as demand. लीजिए नोटबुक और वहां पर आप लिखोगे, नोटबुक में लिखोगे डिमांड, नोटबुक में आप लिखोगे डिमांड। पांच इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स लिखने जा रहे हैं हम लोग, तो वहां पर आप लिखोगे डिमांड कंपोनेंट्स डैश 1 2 3 4 5 लिखो। पहले आप लिखो फिर हम रिवाइज करेंगे। आई डोंट नो, आप पहले लिखो फिर मैं बोलूंगा, बोला मैंने तो आप रिवर्स कर रहे हो उसे। आप पहले बोल दो फिर मैं लिखूंगा। पहले लिखने का ट्राई करो, जितना आता है जैसे आता है लिखो बिंदास, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, फिर से एक बार बता दूंगा। लिख दिया? पहला पॉइंट आपने लिखा डिजायर, सेकेंड पॉइंट आपने लिखा एबिलिटी टू परचेज, बराबर। थर्ड पॉइंट आपने लिखा विलिंगनेस टू स्पेंड। विलिंगनेस टू स्पेंड मतलब खर्च करने की इच्छा होनी चाहिए, प्रायोरिटी कोई और चीज नहीं होनी चाहिए। कभी कभी माइजर लोग होते हैं, माइजर समझता है, कंजूस। तो ये लोग तो भाई बहुत ही डिफॉल्ट सेटिंग ही अलग होती है इनके अंदर। इनको लगता है कि भाई ये लोग जब मरने वाले तो ये लोग साथ में ले जाने वाले और स्वर्ग में पैसा उड़ाएंगे।
या पता नहीं नर्क में। तो कंजूस लोगों की इच्छा पैसा खर्च करने की होती है क्या? नहीं। मुझे बोलो उनका डिजायर होता है क्या? यस, डिजायर तो भाई हर किसी का होता है। सेकंड, एबिलिटी टू परचेज भी है इनके पास, मगर इनके पास थर्ड चीज विलिंगनेस टू स्पेंड नहीं है। ऑब्वियसली जनरल पब्लिक जो होती है वो माइजर नहीं होती है, माइजर इज एक्सेप्शन। माइजर का मतलब होता है कंजूस, और कंजूस इंसान जनरली रैशनल नहीं माना जाता। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रैशनल? रैशनल मतलब नॉर्मल पर्सन, उसको बोलते हैं रैशनल। एक्टिंग अकॉर्डिंग टू वंस गोल इज कॉल्ड एज रैशनल पर्सन। अब आपको क्लास आना था तो आप प्लेग्राउंड नहीं पहुंचे, इधर पहुंचे, इसको बोलते हैं रैशनल पर्सन। अगर आप क्लास के वक्त प्लेग्राउंड पहुंच जाओगे और बोलोगे अरे मैं इधर क्यों आया, अरे मैं यहाँ क्या कर रहा हूं, अरे मुझे क्लास पहुंचना था, तो क्या आप मेंटली स्टेबल हो? ऑब्वियसली नहीं हो। मगर ऐसा कोई इंसान नॉर्मली करता है क्या? नहीं करता है। बट ऐसा अगर किया तो इसे रैशनल बुलाओगे क्या आप? सपोज आपका एक फ्रेंड इधर पहुंचने वाला था, प्लेग्राउंड पहुंच गया वो, और शाम में तुमने उसको पूछा कि भाई क्लास क्यों नहीं आया, आज तो क्लास था, तो तुम वो बोलता है कि मैं तो यार प्लेग्राउंड गया था। अच्छा वहां क्यों गया था? क्लास के लिए। फिर क्या किया? दिन भर बैठा रहा क्लास के लिए। आप बोलोगे तू पागल हो गया भाई। तो क्या ये रैशनल माइंडसेट है? नहीं है। वैसे ही सेम, आपके पास डिजायर्स होते हैं, आपके पास एबिलिटी टू परचेज होता है, तो टाइम टू टाइम आप लोग नॉर्मली स्पेंड करते हो। आई एम नॉट सेइंग कि पूरा पैसा उड़ा देते हैं हम लोग। ऑब्वियसली सेविंग्स होनी चाहिए, एट द सेम टाइम कंजम्पशन के लिए पैसा खर्च होना चाहिए, बट खर्च तो होना चाहिए। समझा? तो माइजर पर्सन को कभी भी नॉर्मल नहीं बुलाते, याद रखना। माइजर मतलब कंजूस। नाउ थर्ड चीज था विलिंगनेस, फोर्थ चीज था ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम। ध्यान से सुनो सब लोग, जो चीज इकोनॉमिक्स में आप पीरियड ऑफ टाइम के लिए मेजर करते हो ना, जो चीज इकोनॉमिक्स में पीरियड ऑफ टाइम के लिए मेजर करते हो, उसे फ्लो कंसेप्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्लो कंसेप्ट। तो इसको याद कैसे करेंगे? एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए जो मेजर होता है उसे फ्लो कंसेप्ट बोलते हैं। सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए मेजर होता है उसे फ्लो कंसेप्ट बोलते हैं। डांस का स्टेप होता है ना, बस ये स्टेप क्या दिखाता है आपको? फ्लो कंसेप्ट क्या है। ठीक है? और एक चीज जो एक पॉइंट ऑफ टाइम के लिए होती है उसे स्टॉक कंसेप्ट बोलते हैं। दो कंसेप्ट है इकोनॉमिक्स में, एक पीरियड ऑफ टाइम के लिए जो मेजर होता है उसे फ्लो बोलते हैं। डोंट वरी, आई एम डिक्टेट, आई डिक्टेट, डोंट वरी, राइटिंग अभी मत करो। सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए जो मेजर होता है उसे फ्लो बोलेंगे, और अगर एक पॉइंट ऑफ टाइम पे ही मेजर होगा तो उसे बोलते हैं स्टॉक कंसेप्ट। तो कितने कंसेप्ट है? दो, पहला फ्लो, दूसरा स्टॉक। अब आप बोलो डिमांड क्या है, एक स्टॉक कंसेप्ट है या एक फ्लो कंसेप्ट है? ऑब्वियसली फ्लो कंसेप्ट है। क्यों? पीरियड ऑफ टाइम के लिए लिखा है ना, ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम। चलो इसी सेम चीज को मैं अकाउंटिंग भाषा में समझाता हूं आपको कि फ्लो कंसेप्ट क्या होता है और स्टॉक कंसेप्ट क्या होता है। आप सब लोगों ने ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट बनाई है, देखिए एटलीस्ट। ट्रेडिंग पीएनएल के ऊपर क्या लिखा रहता है? फॉर द ईयर एंडेड, या फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च लिखा रहता है। वो क्या बन गया? एक पीरियड ऑफ टाइम। उसमें जो आइटम्स आ रहे हैं, परचेज, सेल, एक्सपेंडिचर्स, सैलरी, रेंट वगैरह, ये एक पॉइंट ऑफ टाइम पे कि पूरे साल का है, पूरे साल का है ना वो अमाउंट। यस, तो वो सब अपने हिसाब से क्या बन गया? फ्लो कंसेप्ट। क्योंकि वो पूरे पीरियड ऑफ टाइम के लिए था तो वो बन गया फ्लो कंसेप्ट। आप सब लोगों ने बैलेंस शीट्स बनाई है और देखिए बैलेंस शीट्स के ऊपर क्या लिखा रहता है? बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च। बराबर है कि नहीं? उसमें जो आइटम्स लिखे रहते हैं, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, डेटर, बैंक बैलेंस, ये सब फॉर द पीरियड ऑफ टाइम होता है या उस दिन का होता है? कॉमर्स के होशियार स्टूडेंट्स, अकाउंट्स में 2 साल इन्वेस्ट करने के बाद आपको ये क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं। बैलेंस शीट में जो ये आइटम्स मैंने अभी आपको बोले, स्टॉक, डेटर्स, कैश, बैंक, फिक्स एसेट्स, ये सब पीरियड ऑफ टाइम के लिए है या उस दिन का है? कितने लोग बोलते पीरियड ऑफ टाइम के लिए? बेसिक अकाउंट्स करना पड़ेगा। अरे उस दिन का है वो,
क्या मजाक कर रहे हो तुम? अरे बैलेंस शीट में लिखा है एज ऑन। अब मुझे बोलो, चलो फॉर एग्जांपल 31 मार्च को मेरा बैंक बैलेंस 2 लाख है, तो क्या पूरे साल 2 लाख था? क्या पूरे साल का टोटल है वो? उस दिन का है ना। डेटर्स मेरे बैलेंस शीट में 5 लाख थे, उस दिन मिलने वाला अमाउंट बाकी था 5 लाख। पूरे साल का अमाउंट नहीं है वो, उस 31 मार्च को मिलने वाला अमाउंट ही है। सपोज नेक्स्ट डे 2 लाख मिल गया, अब डेटर कितना बना? 3 लाख ना। ऑफकोर्स, अरे 5 लाख मिलने बाकी थे भाई, 2 लाख मिल गए तो कितने बचे? 3 लाख। तो वो तो नेक्स्ट डे हो गया ना। फिर एक दिन पहले 9 लाख मिलना बाकी था, 31 मार्च को एक बंदा आया बोला 4 लाख ले लो सेठ। तुमने बोल लिया 4 लाख ले लिया, 4 लाख लिया 31 मार्च को, एंट्री 31 मार्च को करोगे क्या? अगर 4 लाख 31 मार्च को मिला है तो एंट्री कब करोगे? 31 मार्च। डेटर का बैलेंस कितना बना? 5 लाख। 9 लाख था एक दिन पहले, अब कितना बना? 5 लाख। अब समझा क्या एज ऑन का मतलब क्या होता है? उस दिन का पोजीशन, जो चीज तुमको उस पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर करनी होती है उसको तुम क्या बुलाते हो? स्टॉक कंसेप्ट। जो पीरियड ऑफ टाइम के लिए मेजर करते हो उसको क्या बुलाते हो? फ्लो कंसेप्ट। आर यू क्लियर? सो डिमांड क्या है? फ्लो कंसेप्ट है। ओके, आगे सप्लाई पढ़ेंगे, वो भी फ्लो कंसेप्ट है, क्योंकि वो भी एक पीरियड ऑफ टाइम के लिए मेजर होता है। सो डिमांड एंड सप्लाई बोथ आर फ्लो कंसेप्ट। सर फिर स्टॉक कंसेप्ट कौन सा होता है? आगे और सिलेबस में हम पढ़ेंगे कैपिटल। कैपिटल मतलब जो पैसा बिजनेस में लगा है, ऑब्वियसली वो बैलेंस शीट आइटम है, तो वो होता है एज ऑन, तो वो क्या बन जाएगा? स्टॉक कंसेप्ट। कैपिटल क्या है? स्टॉक कंसेप्ट है। डिमांड सप्लाई क्या है? फ्लो कंसेप्ट है। समझे? नाउ ऑब्वियसली इट्स योर फर्स्ट डे, तो एकदम अचानक से इतनी चीजें सब याद रह जाएगी ऐसे एटीट्यूड से मत बैठो। समझ रही है ये एटीट्यूड से बैठो। ये तो पता ही नहीं था, इतने साल से पढ़ रहे, इट्स ओके, इसलिए भगवान ने मुझसे मिलाया तुमको। बट आप आगे ऑब्वियसली सब अच्छा ही होगा, बस सिर्फ अच्छे से ध्यान देकर कंसेप्चुअली पढ़ो, बिकॉज हमें एमसीक्यूज अटेम्प्ट करने होते हैं। उसके लिए कंसेप्चुअल क्लैरिटी नेक्स्ट लेवल लगती है आपको। ठीक है? तो फोर्थ चीज क्या लिखी? ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम। फिफ्थ चीज क्या लिखी? एट वेरियस प्राइसेस। लिखा है सब 5 चीजें आपने? करेक्ट है क्या? तो लिख पाया क्या पूरे 5? वेरी गुड। नाउ आपको एक सेंटेंस नजर आ रहा है यहां पर सबसे नीचे, डिमांड इज एन इफेक्टिव डिजायर। डिमांड इज एन इफेक्टिव डिजायर। भाई इफेक्टिव क्या होता है? डिजायर तो पता है अपने को, डिजायर मतलब वांट। इफेक्टिव कब बनेगा वांट अगर मैं उसे डिमांड बुला रहा हूं तो? कॉमन सेंस लगाओ। डिजायर मतलब आपका पहला आइटम, फर्स्ट आइटम जो आपके लिस्ट में आपने लिखा है, उसके साथ क्या जुड़ जाएगा तो उसे डिमांड बोलते हैं अपन। बाकी सारे फैक्टर्स में मेनली 2 फैक्टर्स, क्योंकि लास्ट के 2 तो ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम एट वेरियस प्राइसेस है। मतलब पर्सन के पास अगर डिजायर है तो उसके पास और 2 चीजें जुड़ने से इफेक्टिव डिजायर बुलाते हैं, जिसको हम डिमांड बुलाते हैं। समझा? तो बोलो डिजायर में क्या 2 चीजें जुड़नी चाहिए? यस, यहां पे आना चाहिए एबिलिटी टू परचेस, प्लस होना चाहिए विलिंगनेस टू स्पेंड। ऑल ऑफ यू, तो एबिलिटी टू परचेज एंड विलिंगनेस टू स्पेंड अगर आ जाए तो हम उस डिजायर को इफेक्टिव डिजायर बुलाते हैं, विच इज नथिंग बट डिमांड। समझा? तो इज डिजायर अ डिमांड? नो, बट इफेक्टिव डिजायर इज अ डिमांड। व्हेन डिजायर बिकम्स इफेक्टिव, पर्सन हैज एबिलिटी एंड विलिंगनेस टू स्पेंड। झेपा? क्लियर? कोई डाउट? कोई शक? पक्का? गुड। लिखो 10। Thus, demand is an effective desire. Demand is an effective desire. और वो इफेक्टिव को अंडरलाइन करके ऐसा लिखो जैसे स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, एबिलिटी टू परचेस, विलिंगनेस टू स्पेंड। एबिलिटी टू बाय, विलिंगनेस टू स्पेंड।
विलिंगनेस टू स्पेंड, एबिलिटी टू बाय, विलिंगनेस टू स्पेंड। लिखा क्या सब लोग? इस पार्ट तक कोई डाउट? डिमांड सबको क्लियर है? डरे हुए लग रहे हो आप, क्या बात है? फर्स्ट टाइम पुणे में आए हो? ये बहुत अच्छी सिटी है, डोंट वरी एट ऑल, रिलैक्स। आज से कुछ साल पहले हम भी फर्स्ट टाइम ऐसे आए थे, आज इधर है, तो एब्सोल्युटली नथिंग टू वरी एट ऑल। ठीक है, कुछ भी डाउट आएगा, कभी भी कुछ भी लगेगा, आप हमसे बिंदास अप्रोच कर सकते हो एज अ फैमिली। ठीक है, डरने की जरूरत नहीं है। ओके, चलिए। तो ये था आपका ओवरऑल डिमांड के बारे में डिस्कशन। अब बात करते हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। ये तो सर हमारा फेवरेट है, हमने पढ़ा था मतलब पहले 12th में पढ़ा था, है ना? पढ़ा था क्या आपने ये? डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड मतलब क्या होता है? कोई मीनिंग बताएगा इस सेंटेंस का? अच्छा, वो फ्लो और स्टॉक कंसेप्ट भी लिखना है अपने को, तो वहां पर लिखो। फ्लो और स्टॉक कंसेप्ट के बारे में पहले लिखते, फिर डिटर्मिनेंट्स पर आएंगे। क्या बुलाएंगे? फ्लो कंसेप्ट क्या होता है? फ्लो कंसेप्ट कभी भी ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है। ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है। एग्जाम्पल, डिमांड एंड सप्लाई, डिमांड एंड सप्लाई। स्टॉक कंसेप्ट, स्टॉक कंसेप्ट क्या होता है? पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे होता है। पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे होता है। एग्जाम्पल, कैपिटल, एग्जाम्पल इज कैपिटल। फ्लो कंसेप्ट क्लियर है, स्टॉक कंसेप्ट क्लियर है। और इसको और बेहतर समझाने के लिए मैंने एग्जाम्पल लिया था आपके ट्रेडिंग पीएनएल एंड बैलेंस शीट का। ठीक है, अब आते हैं इस पॉइंट पर, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। क्या होता है ये डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड? कोई बताएगा इसका मीनिंग क्या होता है? जो डिटरमाइन करता है डिमांड को। तो एक्टिव वाइज पैसिव वाइज खेल रहे हो तुम मेरे साथ, है ना? मस्त मस्त दो नैन, मेरे दिल का ले गए चैन, मेरे दिल का ले गए चैन तेरे मस्त मस्त दो। एक ही बात बोल रही हो घुमा कर, बोलो कोई और। नहीं, मैं एटम्स नहीं पूछ रहा हूँ कि डिटर्मिनेंट्स में क्या आता है, मैं मीनिंग पूछ रहा हूँ। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड? यस, फैक्टर्स which affects your demand is called as determinants of demand। फैक्टर्स जिनके ऊपर हमारा डिमांड डिपेंडेंट होता है उसे हम बोलते हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। आर यू क्लियर? अब जरा सोचिए कि आप रियल लाइफ में बायर बनते हो क्या? आप लोग रियल लाइफ में बायर बनते हो क्या? क्या आप बाहर जाकर बाय करते हो चीजें? पक्का? श्योर? चलो, मार्केट में गए आप, आपने कोई पर्टिकुलर चीज देखी, राइट? मैं गुड्स की बात कर रहा हूं, ठीक है? तो अब ऐसे केस में वो पर्टिकुलर चीज आपने देखी तो उसको आपने डिमांड किया, ऐसा सोचा, मतलब आपने, आपको लगा कि आपने बाय करना चाहिए, तो सबसे पहली चीज आप क्या पूछते हो? कितने का है? भाई इंडिया में तो अपन बेझिझक पूछते हैं ना। हाँ, इतना बोल दिया तो सामने वाला बोलता है 25 रुपए, मतलब सिर्फ हाँ। इससे वो समझ रहा है कि पहली चीज तुम क्या पूछोगे। इसका मतलब सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जिसके ऊपर आपका डिमांड डिपेंड करेगा, दैट विल बी प्राइस ऑफ द कमोडिटी जिसको आप बाय करने वाले हो। ठीक है, तो फर्स्ट फैक्टर डिटर्मिनेंट जिस पे आपका डिमांड डिपेंड करेगा, दैट विल बी प्राइस, मार्केट प्राइस ऑफ द कमोडिटी। नजर आ रहा है क्या आपको? मार्केट प्राइस ऑफ कमोडिटी, ठीक है? मार्केट प्राइस ऑफ कमोडिटी जितना ज्यादा रहेगा उतना अच्छा है, या जितना कम रहेगा उतना अच्छा है एज अ बायर।
कम रहेगा ऑफकोर्स, तो उतना अच्छा है ना। आप एक पर्टिकुलर पेन बाय करने के लिए मार्केट में गए, आपको लगा कि वो पेन जो है वो 25 रुपीज के आसपास रहेगा। आपने आपके फ्रेंड के हाथ में देखा, आपको लगा कि जो बहुत अच्छा है, मुझे भी बाय करना चाहिए। 25 रुपीज का लगा था आपको, वहां पहुंचे और वो सामने वाला बोलता है 100 रुपीज। आप बोलोगे अरे वाह वाह, मैं एक परचेस करने आया था, अभी 3 देना। ऐसा करोगे आप बोलोगे ठीक है 100 का है भैया, नहीं रहने दो। वो अपना लेक्सी है ना, 10 वाला लेक्सी पेन, चैंपियन पेन होता है ना, वो दे दो। होता है कि नहीं ऐसा? तो जनरली आप जब मार्केट में जाते हो बाय करने के लिए चीजें, तो ऑब्वियसली मार्केट प्राइस ऑफ कमोडिटी जितना ज्यादा होता है, उतना आपका कमोडिटी का डिमांड क्या होता है। सपोज ये प्राइस ऑफ एक्स है, डिमांड भी एक्स का ही देख रहे हो आप, गुड एक्स, तो क्या लगता है आप, बढ़ेगा या घटेगा? ऑब्वियसली घट जाएगा ना। अभी अभी आपने 25 रुपए का पेन सोचा था, बट 100 का निकला, तो बाय किया क्या आपने? नहीं किया। एक पेन बाय करना था, 0 पेन बाय किया आपने उसका, दूसरा पेन बाय किया मगर वो नहीं किया आपने। तो इसका मतलब क्या हुआ, जितना एक कमोडिटी का प्राइस बढ़ेगा उतना उसका डिमांड घटेगा। क्लियर? क्या नजर आ रहा है आपको? एक बढ़ रहा है दूसरा घट रहा है, एक बढ़ रहा है दूसरा घट रहा है। इकोनॉमिक्स में इसको क्या बुलाते हैं? क्या बुलाते हैं इसको? इसको बुलाते हैं इनवर्स रिलेशनशिप। क्या बुलाते हैं बोलो? इनवर्स मतलब क्या? उल्टा, अपोजिट डायरेक्शन को बोलते हैं इनवर्स। तो यहां पर आएगा इनवर्स रिलेशनशिप। लिखो, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। फर्स्ट आइटम, और अगर आपको इसका मीनिंग नहीं मालूम तो ब्रैकेट में लिख देना फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, अगर आपको मीनिंग नहीं पता होगा तो लिख दो फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। लिखा? और इसमें पहला आइटम आएगा मार्केट प्राइस ऑफ कमोडिटी। मार्केट प्राइस ऑफ कमोडिटी, और वहां पर आप लिखोगे प्राइस ऑफ एक्स अप एरो इज इक्वल टू डिमांड ऑफ एक्स डाउन एरो। प्राइस ऑफ एक्स अप एरो इज इक्वल टू डिमांड ऑफ एक्स डाउन एरो। और आगे लिखोगे आप इनवर्स रिलेशनशिप। इनवर्स मतलब उल्टे डायरेक्शन में जा रहे हैं दोनों, ठीक है। सेम डायरेक्शन में जाते तो उसे बोलते हैं डायरेक्ट रिलेशनशिप। अपोजिट डायरेक्शन में जाते तो इनवर्स बोलते हैं। इनवर्स का दूसरा नाम है नेगेटिव रिलेशनशिप। इनवर्स को और क्या बोलते हैं? नेगेटिव रिलेशनशिप। लिख दो उधर। और नेगेटिव रिलेशनशिप, इनवर्स रिलेशनशिप और नेगेटिव रिलेशनशिप। दूसरा पार्ट, अगर सपोज आपको वो 25 का पेन लगा था बट 100 का निकला, तो आपने क्या किया? नहीं लिया, मगर बाद में क्या किया? पेन ही नहीं लिया क्या? नहीं, मैंने सोचा था ये 25 का निकलेगा, ये 100 का निकला, इसके आगे मैं पेन नाम की चीज ही इस्तेमाल नहीं करूंगा, ऐसा होता है क्या? आप क्या करते हो? दूसरा पेन बाय करते हो ना? हाँ या ना? तो इसका मतलब आप दूसरे पेन को विदाउट प्राइस देखे बाय कर लोगे क्या? ऑब्वियसली क्या करोगे, इसका मतलब प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स देखोगे आप। मतलब आसपास के नहीं, उससे कनेक्टेड गुड्स जो होते हैं वो देखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल वन पेन के कनेक्टेड में दूसरा पेन हो सकता है, इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स। क्या गुड्स? सब्स्टिट्यूट गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स के क्या और कोई एग्जांपल चाहिए मुझे? कोका कोला और पेप्सी सब्स्टिट्यूट है, समझा कि नहीं? टी, कॉफी सब्स्टिट्यूट है। 12th का एग्जांपल एकदम, है ना? 12th पास सर्टिफिकेशन है ये। और टी, कॉफी, कोका कोला एंड थम्स अप, और पार्ले जी एंड ओरियो। कुछ समझ रहे हैं आपको सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होते हैं?
सब्स्टिट्यूट गुड्स वो होते हैं जो एक के बदले में दूसरे यूज हो सकते हैं, उसे बोलते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स। ठीक है, तो हम कौन से गुड्स का प्राइस देखेंगे? हम देखेंगे रिलेटेड दो गुड्स का प्राइस। वन विल बी कॉल्ड एज सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड सेकेंड विल बी कॉल्ड एज कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, इनका प्राइस देखते हैं आप। ठीक है, अब जरा मुझे सब्स्टिट्यूट गुड्स की बात करना। अगर प्राइस ऑफ गुड्स वाई कम है, कम है बोल रहा हूं मैं, प्राइस ऑफ गुड्स वाई अगर कम है तो मेन गुड्स एक्स का डिमांड क्या होगा? इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, कुछ नहीं होगा, या दोनों हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल सोचने का दिमाग में, वो जो दूसरा पेन था आप जो देख रहे थे, मेन पेन नहीं दूसरा पेन, वो 25 का निकला या 20 का निकला, आप क्या करोगे? उसको खरीदोगे और मेन जो चीज पहले देखी थी 100 रुपए की जो निकली थी उसको छोड़ दोगे। कॉमन सेंस। तो आपने क्या किया, इस चीज का प्राइस कम था इसलिए वो जो मेन चीज थी उसको छोड़ दिया। तो जब जब प्राइस ऑफ गुड्स वाई कम दिखते हैं आपको, वाई कौन है सर? वाई सब्स्टिट्यूट गुड्स है। तो ऐसे केस में एक्स का डिमांड आपका कम हो जाता है। क्यों कम होता है सर? क्योंकि हम एक्स को नहीं बाय करते, हम वाई को बाय करते हैं। अगर मैं एग्जांपल के तौर पे बताऊं तो सपोज वो पेन, एक जो आपका जो भारी का पेन था वो पार्कर का पेन था, सपोज आपको लगा 25 का रहेगा, आप गए उधर पूछे, उन्होंने बोला 100 का है, आपने बोला नहीं चाहिए। आपने बोला वो जो पेन दूसरा दिख रहा है रेड कलर का उसके जैसे ही दिख रहा है वो कितने का है? उन्होंने बोला 25 का है या 20 का है। अब तो इसका तो प्राइस कम है ना, तो तुम क्या करोगे? इसको खरीदोगे, वो मत सोचो। उसको क्या किया तुमने? पार्कर के पेन को क्या किया? छोड़ दिया। उसका डिमांड किया क्या? नहीं। तो उसका डिमांड घट गया ना। समझ में आई बात? तो फिर यहां पर सब्स्टिट्यूट गुड्स के केस में इनका डायरेक्शन कैसे दिख रहा है आपको? सेम है या अपोजिट है? सेम डायरेक्शन है। सेम डायरेक्शन को हम क्या बुलाते हैं दोस्तों? डायरेक्ट रिलेशनशिप। तो यहां पर हम लिखेंगे डायरेक्ट रिलेशनशिप। डीआर मत लिखो, डेबिट नहीं है, डायरेक्ट रिलेशनशिप लिखो उधर। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। इसके अंदर पहला आइटम आप लिखोगे नीचे, मेरे जैसे ऐसे मत लिखना, नीचे लिखो सब्स्टिट्यूट गुड्स। पहला आइटम लिखोगे सब्स्टिट्यूट गुड्स। अगर एग्जाम्पल नहीं पता है तो लिख दो एग्जाम्पल, टी, कॉफी, कोको कोला, थम्स अप। ये सब्स्टिट्यूट गुड्स होते हैं जो एक दूसरे के बदले में यूज होते हैं। ठीक है, अब वहां पर लिखोगे प्राइस ऑफ वाई डाउन एरो इज इक्वल टू डिमांड ऑफ एक्स अप एरो। डी ऑफ एक्स अप एरो, सॉरी डाउन एरो, डी ऑफ एक्स डाउन एरो। ठीक है, अब दोनों डायरेक्शन बिल्कुल सेम दिख रहे हैं आपको। आप आगे लिखोगे दैट इज, लाइन बचाने की कोशिश मत करो, बिंदास लिखो, पेजेस आपके ही है, मार्क्स भी आपके रहेंगे। दैट इज डायरेक्ट रिलेशनशिप। डायरेक्ट रिलेशनशिप का एक और नाम क्या बनना चाहिए था? पॉजिटिव रिलेशनशिप। लिख दो उधर, डायरेक्ट रिलेशनशिप, पॉजिटिव रिलेशनशिप। लिखा? समझा? वहां पर y क्या था? सब्स्टिट्यूट गुड्स। x क्या था? मेन गुड्स। लिखना है तो वो भी लिख दो। हियर y इज सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड x इज कॉम्प्लीमेंट मेन गुड्स।
y is substitute goods, x is main goods. लिखा, समझा? ठीक है, अब बात करते हैं दूसरे कैटेगरी की जिसका नाम है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। भाई ये कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है? काफी बार हम होटल वगैरह में भी नाम सुनते हैं, सर दिस इज कॉम्प्लीमेंट्री फॉर यू। ये क्या होता है कॉम्प्लीमेंट्री? सपोज तुम रेस्टोरेंट में आए मेरे, और मैंने खाने के साथ यहाँ पर एक बोतल रख दिया आपके लिए, और आपने बोला नहीं 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 चाहिए, आपको लगा ऑब्वियसली पैक्ड बोतल है तो ऑब्वियसली चार्जेस लगेंगे, क्यों? मैंने बोला सर इट्स एनीवेज कॉम्प्लीमेंट्री। मतलब क्या? खाने के साथ वो भी फ्री। मतलब ही कॉम्प्लीमेंट्री मतलब हम साथ साथ है। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब हम साथ साथ है। मतलब क्या? मेन गुड्स के साथ कुछ चीजें जो लगती है उसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कैन यू गिव मी एग्जांपल ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स? कार एंड डीजल पेट्रोल, फोन एंड चार्जर, और बेसिक अकाउंट्स एंड बुक। ओके, लेक्चर्स एंड बुक, और कॉफी एंड शुगर, पेन एंड रिफिल, पेन एंड बुक, कैमरा एंड बैटरी, माइक एंड बैटरी, कंप्यूटर एंड इलेक्ट्रिसिटी, इक्विपमेंट्स एंड इलेक्ट्रिसिटी। क्या बन गया ये सब? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। आई होप कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स समझा है आपको। ये गुड्स मेन गुड्स के साथ साथ इस्तेमाल होने वाले गुड्स होते हैं। और अगर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स को मैं सी बुला रहा हूं, प्राइस ऑफ सी अगर बढ़ा हुआ है, एग्जाम्पल प्राइस ऑफ सी अगर ज्यादा दिख रहा है, तो डिमांड फॉर एक्स मतलब मेन गुड्स क्या होगा दोस्तों? सोच के बोलिए। डिमांड फॉर गुड एक्स क्या होगा? चलो एग्जाम्पल, आप जब तक मार्केट में घूम के नहीं आते आपको समझता ही नहीं है ना। एग्जाम्पल लेते, मार्केट में घूम के आते हैं, फोन खरीदने गए आप, ठीक है? आईफोन तो आजकल आपको पता है फोन के अलावा कुछ नहीं देता है, सिर्फ फोन और एक कॉर्ड देता है वो, ठीक है? हमने बोला भैया अनबॉक्सिंग का वीडियो किया, सब किया, नाउ आई एम अनबॉक्सिंग माय फर्स्ट आईफोन इन माय लाइफ। और फिर उसको अनबॉक्सिंग किया और बोला वाह सच अ नाइस पीस, कैन यू सी दिस, ये वो सब हुआ। और उसके बाद उसके नीचे का कवर निकाला तो उसमें आपको गोल 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 की हुई एक वायर दिखी बस। आपने बोला अरे वेयर इज द चार्जर? तो स्टोर कीपर जो उधर है वो बोल रहा है यू हैव टू परचेज दैट सर। होता है ना ऐसा? तो आप बोलो मुझे कि अगर फोन लेने गए आप, और फोन की कीमत थी मे बी 60,000, आप जैसे तैसे दिल पे पत्थर रखकर खरीद रहे हो 60,000 का फोन, आईफोन, और आपको वहां पहुंचे आप स्टोर में, और आप जब स्टोर में पहुंचे आपने डिसाइड करना था कि ये फोन लूं या वो फोन लूं, और सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है कि एंड्रॉयड लूं या आईफोन लूं, ठीक है? तो आपने बोला चलो देखते हैं आईफोन पे स्विच होना ट्राई करेंगे, हिम्मत करेंगे, आज कुछ तूफानी करते हैं। और आपने बोला चलो भैया आईफोन का फीचर्स बताओ क्या क्या है, तो उसने बताया सब कुछ, सिक्योरिटी सबसे बेस्ट है, ये है वो है। तो उनको तुमने पूछा कितने का फोन है, तो वो बोलेगा 60,000 का फोन है, ठीक है? आपने एंड्रॉयड का फोन देखा, एंड्रॉयड का फोन ऑब्वियसली उससे सस्ता ही था। आपने बोला यार मन तो कर रहा है आईफोन ले लूं, बट ठीक है चलो सोचते हैं, अगर एंड्रॉयड में ही फोन लेना है तो इससे भारी का और फोन क्या रहेगा? तो वो बोलता है सर ये देखो ये 60,000 का फोन है, आप जो आईफोन देख रहे हो ना उससे भी भारी है सर ये। मगर आपको मन वापस से वो आधे कटे हुए सेफ पर, एप्पल पर जा रहा है, और आपने सोचा यार एप्पल ही ले लेते हो यार, अगर 60,000 डालना ही है तो एप्पल पर डालता हो ना, ये एंड्रॉयड फोन पर क्यों डालू? बट फिर उन्होंने बोला सर एप्पल लोगे ना तो अलग से चार्जर भी बाय करना पड़ेगा, उसका कीमत सर 6,000 रुपए। आपने बोला चार्जर बाय करना पड़ेगा मतलब क्या, 60,000 देने के बाद में चार्जर मिलेगा नहीं क्या? बोले नहीं सर ये एंड्रॉयड के साथ मिलता है, उधर बाय करना पड़ेगा आपको। क्या करोगे आप? ये सुनकर क्या करोगे आप? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है ना चार्जर, तो चार्जर का प्राइस ही नहीं होता पहली बात तो अपने लॉजिक से, तो वो तो फोन के साथ आना चाहिए। बट सपोज
होगा भी तो कितना होगा, 1000 रुपए, 500 रुपए, 700 रुपए, 2000 रुपए बहुत हो गया। वो मांग रहा है आपसे 6000 रुपए फॉर दैट चार्जर। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का प्राइस क्या दिख रहा है आपको, बड़ा हुआ दिख रहा है। तो आप क्या करोगे, वो आईफोन को खरीदोगे? खरीदोगे क्या? नहीं। आप वो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का प्राइस इतना ज्यादा है, इसलिए वो आईफोन को आप बोलोगे छोड़ दो। आईफोन क्या था मेरे एग्जांपल में, मेन गुड्स, और चार्जर क्या था, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। प्राइस किसका ज्यादा था, चार्जर का, 6000। और उसको देखकर आपने आईफोन को छोड़ दिया। डिमांड ऑफ एक्स क्या कर दिया आपने, कम कर दिया। तो प्राइस ऑफ सी अगर बढ़ा हुआ है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, तो डिमांड फॉर एक्स जो है वो कम हो जाता है। अनदर एग्जांपल, वेरी सिंपल डे टू डे लाइफ एग्जांपल। हमारे घर बहुत दिनों से डिस्कशन चल रहा था कि एक कार खरीदेंगे, बहुत सालों से, इनफैक्ट पहली कार अपनी फैमिली की। ठीक है, पापा सर्विस करते होंगे, और ऑब्वियसली बहुत टाइम से सोचा कि फैमिली का एक कार खरीदेंगे। जैसे तैसे थोड़ा फंड्स जमा किया, डाउन पेमेंट जितना बचा हुआ ईएमआई पे लेने वाले थे, और एक गाड़ी खरीदने वाले थे। फर्स्ट कार फैमिली का, एकदम लोअर मिडिल क्लास फैमिली अपना एग्जाम्पल में। ठीक है, नाउ टेल मी कि अब ऐसे केस में पेट्रोल का प्राइस जब आपने सोचा था कि कार खरीदेंगे, तब 60 रुपीज लीटर था। 4 साल लग गए पैसा जमा करने में। बीजेपी इलेक्शन जीत चुकी थी, दूसरे इलेक्शंस को बहुत टाइम था, और 60 रुपए का पेट्रोल हो गया 100 रुपए भाई और बहनों। अब क्या करोगे आप, जब आप देख रहे हो पेट्रोल का दाम 100 रुपए है, 100 रुपए दिख रहा है, 105 रुपए दिख रहा है, कितना एग्जैक्टली, 105 पकड़ लेते चलो, 105, 105 रुपए का पेट्रोल है। अब आपको हिम्मत होगी क्या कार खरीदने की? आप तो अभी भी उसी जमाने में जी रहे हो कि जहां पेट्रोल का दाम 60 रुपए था। आपने देखा ही नहीं, आपको क्या काम है, रोज बस से जाते आते हैं पेरेंट्स। आप बोले कार खरीद लेंगे, और कार खरीदने गए, तब पता चला पेट्रोल का दाम 105 रुपए। क्या लगता है आपको, कार खरीदोगे? कार खरीदोगे क्या? ऑब्वियसली नहीं खरीदोगे। ईवी कैसे खरीदेंगे यार, ईवी का प्राइस देख कहां पर है। उतना पेट्रोल का खर्चा भी नहीं होने वाला है पूरे टाइम में, जितना ईवी का एक्स्ट्रा प्राइस देंगे अपन। अपन बोलेंगे जाने दो भाई, अपना बस अच्छा है, एक आधी बार मूड हुआ तो उबर कर लेंगे, ओला कर लेंगे, कार में चले जाएंगे, बट अपना कार नहीं खरीदना अभी। होता है ना ऐसा, लोअर मिडिल क्लास फैमिली के एंगल से सोचो तो होगा ना, ऑब्वियसली ऐसे ही होगा। तो प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स जब जब बढ़ेगा, मेन गुड्स का डिमांड तब तब कम होगा। तो ये कौन सा रिलेशनशिप दिख रहा है आपको इन दोनों के बीच? IR, इनवर्स रिलेशनशिप। यू विल राइट फुल फॉर्म देयर, राइट देयर। सेकेंड आइटम, फर्स्ट आइटम was substitute goods, second item complementary goods. Second item is complementary goods. प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स जब बढ़ा, P ऑफ C अगर बढ़ा हुआ है, प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स अगर बढ़ा हुआ है, तो D ऑफ X, डिमांड फॉर X गुड्स, क्या हुआ रहेगा, घटेगा। डिमांड फॉर गुड्स X घट जाएगा। इनके बीच आपको कौन सा रिलेशनशिप दिख रहा है, नेगेटिव इनवर्स रिलेशनशिप है। नेगेटिव रिलेशनशिप है, इनवर्स रिलेशनशिप है। और वहां पर आप लिखोगे वेयर P ऑफ C इज प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। P of C is price of complementary goods. लिखा गया, P of C is price of complementary goods. Inverse relationship, negative relationship लिखा क्या ये सब भी? ओके, तो ये दो पॉइंट तो एकदम क्लियर है, यहां पर सबको समझ चुके हैं। तीसरा पॉइंट आता है कंज्यूमर का इनकम। डू यू थिंक दिस विल अफेक्ट योर डिमांड? डू यू थिंक योर इनकम विल अफेक्ट योर डिमांड? यस और नो? ऑब्वियसली यस। हम जो चीजें डेली लाइफ में बाय करते हैं, क्या वो हमारे इनकम से इन्फ्लुएंस होती है? यस और नो? यस। काफी बार आप देखते होंगे आपका फ्रेंड जो है वो कुछ बाय नहीं करता और आप बाय करते रहते हो, या वाइस वर्सा।
फ्रेंड बाय करते रहता है मगर आप नहीं करते हो उतने अच्छे उतने फ्रिक्वेंटली। इसका मतलब बहुत सिंपल है यार, उसका इनकम ज्यादा है वो बाय कर रहा है, मेरा इनकम कम है मैं कम बाय करूंगा ना। फ्रीक्वेंसी ऑफ बाइंग, वो शॉपिंग करता है साल में 4-6 बार, मैं करता हूँ एक बार दिवाली को, वो भी मुश्किल से। तो भाई फर्क है ना। अब जब जब कंज्यूमर का इनकम चेंज होगा तो उसका डिमांड भी चेंज होता है। क्या लगता है आपको, अगर मैं कंज्यूमर हूं, मेरा इनकम अगर बढ़ गया, विल इट अफेक्ट माय डिमांड? अगर मेरा इनकम बढ़ गया है तो मेरा डिमांड इफेक्ट करेगा क्या? यस। कैसे अफेक्ट करेगा? अगर ये कंज्यूमर का इनकम, जिसको हम सिंबलिकली वाई से डिनोट करते हैं, वाई, वाई क्यों सर, उसको तो आपने कंज्यूमर इनकम है तो आई बोलना चाहिए। आई इज टेकन अवे बाय इन्वेस्टमेंट। इकोनॉमिक्स में आई किसने ले लिया? इन्वेस्टमेंट ने। वाई बचा था इसलिए वाई ले लिया इनकम ने। समझ गए? एक्चुअली लॉजिकली। ठीक है, तो वाई इज इंडिकेशन फॉर इनकम। कंज्यूमर का इनकम अगर बढ़ता है तो क्या होगा दोस्तों? तो उसका डिमांड फॉर गुड एक्स क्या होगा? बढ़ जाएगा। एवरीवन। और ये कौन सा रिलेशनशिप दिख रहा है आपको? डायरेक्ट रिलेशनशिप दिख रहा है। ये कौन सा रिलेशनशिप है? डायरेक्ट। बट आपने एक अज्यूम कर लिया चीज दिमाग में कि गुड्स एक्स जो है ये नॉर्मल या सुपीरियर गुड्स है, इंफीरियर नहीं है। कौन से गुड्स है? नॉर्मल या सुपीरियर गुड्स है मगर इंफीरियर नहीं है। इंफीरियर गुड्स मालूम है आपको क्या होते हैं? लो क्वालिटी गुड्स। जैसे फॉर एग्जांपल घी का एक लो क्वालिटी वर्जन होता है जिसको डालडा बोलते हैं, तो वो क्या बन गया? इंफीरियर गुड्स है। अब आप सोचो कि मैं एक गरीब इंसान हूं, ठीक है, मेरा 10 kg का घी का रिक्वायरमेंट है घर पर, महीने का एग्जाम्पल बोल रहा हूं मैं, ठीक है। आई एम बाइंग 9 kg ऑफ डालडा घी बिकॉज आई एम अ पुअर पर्सन एट द रेट 80 रुपीज पर केजी, ठीक है। वेर एज आई एम बाइंग 1 kg ऑफ प्रॉपर घी, जिसका नाम हम क्या देंगे अभी? चितले घी, चितड़े घी, विच इज अ वेरी गुड क्वालिटी घी एट द रेट ऑफ 380 पर केजी। समझा? 1 kg रखा है, कभी अगर विनोद सर वगैरह खाने पे आए तो उनको कुछ अच्छा क्वालिटी का, बट अदरवाइज तो अपना फैमिली का जो है वो डालडा घी कर चल रहा है। समझा? अब आप बोलो मेरा इनकम बढ़ गया तो मैं क्या डालडा घी और ज्यादा परचेस करेगा? मगर मैं चितले खरीदूंगा ना। आर यू अंडरस्टैंडिंग माई एग्जाम्पल? माई इनकम इंक्रीज, आई विल ट्राई टू reduce this from 9 to 8 kg and obviously I'll increase this from 1 kg to 2 kg. What do you understand? चितले is a normal और superior good जिसका मैं डिमांड क्या कर रहा हूं? इनकम बढ़ने के बाद बढ़ा रहा हूं, तो इनका रिलेशनशिप बन गया डायरेक्ट। बट इनकम बढ़ने के बाद मैंने डालडा घी का डिमांड क्या कर दिया? कम कर दिया। इनके बीच कौन सा रिलेशनशिप आ गया? इनवर्स। बट इस केस में, नीचे वाले केस में, ये जो एक्स गुड्स है ये लो क्वालिटी गुड्स है। तो एक्चुअली इनकम बढ़ने के बाद आपका डिमांड बढ़ेगा या घटेगा? नॉर्मली स्पीकिंग बढ़ेगा। एंड अगर इंफीरियर गुड्स रहेगा तो घट जाएगा। आर यू क्लियर? तो इसका आंसर अपन दो तरीके से देंगे। आप हेडिंग दोगे कंज्यूमर्स इनकम, आप हेडिंग दोगे कंज्यूमर्स इनकम, और वहां पर नीचे लिखेंगे पहले फॉर नॉर्मल कंज्यूमर इनकम के आगे ब्रैकेट में वाई लिख दो। वाई सिंबलिकली कंज्यूमर इनकम कैसे दिखाया जाएगा? वाई से दिखाया जाएगा, इसलिए ब्रैकेट में लिख दो वाई। नीचे लिखो फॉर नॉर्मल ऑब्लिक, ऑब्लिक रहता ना स्लैश, नॉर्मल ऑब्लिक सुपीरियर गुड्स। नॉर्मल ऑब्लिक सुपीरियर गुड्स। और वहां पर क्या लिखोगे आप? y अप एरो इज इक्वल टू d ऑफ x अप एरो, y अप एरो इज इक्वल टू d ऑफ x अप एरो। दोनों सेम डायरेक्शन में दिख रहे हैं आपको? क्या रिलेशनशिप बन गई?
डायरेक्ट, तो लिख दो द डायरेक्ट रिलेशनशिप, डायरेक्ट रिलेशनशिप। नीचे लिखोगे आप फॉर इंफीरियर गुड्स, फॉर इंफीरियर गुड्स मतलब ही लो क्वालिटी गुड्स, फॉर इंफीरियर गुड्स, लो क्वालिटी गुड्स, वाई अप एरो इज इक्वल टू डी ऑफ एक्स डाउन एरो हो जाएगा, क्योंकि अब इधर जो एक्स गुड्स है वो कौन से है, इंफीरियर है। कौन सा रिलेशनशिप बना इधर, इनवर्स, नेगेटिव, इनवर्स रिलेशनशिप बना, नेगेटिव रिलेशनशिप बना। यहां तक का पॉइंट समझा क्या? ओके, एग्जाम्पल लिखना है तो लिख दो एग्जाम्पल 10 केजी घी, 10 केजी घी, 9 केजी डालडा एट द रेट 80 रुपीज, 10 केजी घी जिसमें से 9 केजी डालडा एट द रेट 80 रुपीज पर केजी, 1 केजी चितड़े घी, 1 केजी चितड़े घी एट द रेट ऑफ 380 पर केजी, एट द रेट ऑफ 380 पर केजी। तो अब यहां पर हम बोलेंगे विद द इंक्रीज इन इनकम, क्या लिखेंगे आप वहां पर, विद द इंक्रीज इन इनकम, what will happen my friends, with the increase in income obviously this 9 kg will come down to 8 kg, क्योंकि कोई भी इंसान गरीबी मतलब मजबूरी में फैमिली को वो गुड्स खिला रहा है। तो 9 kg will become 8 kg and 1 kg will become 2 kg। समझ में आया क्या यहां तक? एवरीवन, एवरीबॉडी, कोई डाउट किसी को? अब आज के लिए लास्ट डिटर्मिनेंट आता है टेस्ट एंड प्रेफरेंस। लिखो टेस्ट एंड प्रेफरेंस, टेस्ट एंड प्रेफरेंस मतलब क्या, आपका लाइक गुड्स के लिए। क्या लगता है आपको, एक पर्टिकुलर गुड्स आपको बहुत पसंद आने लग रहा है तो क्या करोगे आप, उसे डिमांड करोगे ना। तो जब टेस्ट एंड प्रेफरेंस अच्छा लगने लग जाएगा अप एरो, तो ऑटोमेटिकली उस चीज का डिमांड भी बन जाता है अप एरो, करेक्ट। तो टेस्ट एंड प्रेफरेंस के वहां पर आप लिखोगे अप एरो इज इक्वल टू डिमांड फॉर गुड एक्स रहेगा अप एरो। इसको क्या बोलते हैं, डायरेक्ट रिलेशनशिप, पॉजिटिव रिलेशनशिप। जिस चीज का टेस्ट एंड प्रेफरेंस तुझे एज इंडिविजुअल अच्छा लगेगा उस चीज का डिमांड तू बढ़ाएगा। जनरली क्या होता है, जो चीज फैशन में होती है उस चीज का डिमांड ज्यादा होता है, जो चीज आउट ऑफ फैशन हो जाती है उस चीज का डिमांड कम होता है। हाँ या ना, होता है कि नहीं होता है? भले ही वो फैशन वाली चीज थोड़ी महंगी रहेगी तो भी डिमांड थोड़ा बढ़ता है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर नया आईफोन आ रहा है तो नया आईफोन है वो, उसका क्यूरियोसिटी लोगों को बहुत ज्यादा रहता है, सबसे पहले मेरे हाथ में आना चाहिए, लॉन्च हुआ कि मेरे हाथ में आना चाहिए। और फिर मैं एक रील बनाएगा और फिर उसको व्यू आएंगे, फिर उसको लाइक आएंगे। आपके डिजिटल दुनिया में तो यही हो रहा है आजकल। तो भाई डिजिटल एरा में पैदा हुए वाले लोग, तो आपके केस में क्या होगा कि वो जो पर्टिकुलर चीज है उसका आपको अगर सपोज आपने फीचर्स पढ़े और आपको लगा वाह क्या फीचर्स है, आपने उसे बाय किया। तो आपने उसे इसलिए बाय किया बिकॉज उसका टेस्ट एंड प्रेफरेंस आपको अच्छा लगा। बट यहां पर जब मैं टेस्ट एंड प्रेफरेंस बोलता हूँ तो इकोनॉमिक्स के 3 टेक्निकल शब्द आते हैं यहां पर। 3 टेक्निकल शब्द कौन सा आते हैं? पहला बैंड वैगन इफेक्ट, लिखो मत, समझ लो। दूसरा वेबलन इफेक्ट, तीसरा स्नॉब इफेक्ट, और एक वर्ड आता है बैंड वैगन के साथ साथ ही, डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट। डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट, बैंड वैगन इफेक्ट
वेवलेन इफेक्ट्स, नॉब इफेक्ट, ये चार एलिमेंट्स जो है ना ये टेस्ट एंड प्रेफरेंस को अफेक्ट करते हैं। क्या करते हैं? टेस्ट एंड प्रेफरेंस को अफेक्ट करते हैं। ये चार एलिमेंट्स क्या है, या इसको टेस्ट एंड प्रेफरेंस का इसके साथ क्या कनेक्शन है, ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, आप अभी तक के लिए इतना ही। हमने क्या क्या पढ़ा एक बार बताइए मुझे विदाउट देखे। हमने सबसे पहला चीज पढ़ा डिमांड। डिमांड में कितने कंपोनेंट्स पढ़े हमने? 5। पहला डिजायर, दूसरा एबिलिटी टू बाय, तीसरा विलिंगनेस टू स्पेंड, चौथा ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम, पांचवा एट वेरियस प्राइसेस। तो ये बन गया डिमांड। डिमांड इज अ डैश कॉन्सेप्ट, फ्लो कॉन्सेप्ट। व्हाई? इट इज फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, देयरफॉर इट इज अ फ्लो कॉन्सेप्ट। ठीक है, के बाद हम पढ़े फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड, जिसका नाम था डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। कौन सी चीजें ऐसी होती है मार्केट में जो आपके डिमांड पे अफेक्ट करती है। इसमें अपन ने आज 4 आइटम कवर किए। ये चारों आइटम को बोलते हैं इंडिविजुअल के डिमांड को अफेक्ट करने वाले आइटम्स। ये चारों आइटम्स को क्या बुलाते हैं? इंडिविजुअल डिमांड्स को अफेक्ट करने वाले आइटम्स। इसके अलावा अदर आइटम भी है जो मार्केट डिमांड को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, वो हम लोग ऑब्वियसली कल के लेक्चर में देखेंगे। तो आप एक काम करो, इन चारों को ब्रैकेट करके लिखो, इंडिविजुअल्स डिमांड। ये किसको अफेक्ट करेंगे? इंडिविजुअल्स डिमांड। ये चारों भी आइटम जो है इंडिविजुअल्स डिमांड अफेक्ट करने वाले आइटम्स है। और इसके अंदर जो फर्स्ट आइटम देखा था वो था मार्केट प्राइस ऑफ द कमोडिटी। तो फ्रेंड्स, मार्केट प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड डिमांड फॉर द कमोडिटी हैज डैश रिलेशनशिप, इनवर्स रिलेशनशिप। क्योंकि मार्केट प्राइस जब जब बढ़ेगा डिमांड घटेगा, मार्केट प्राइस जब जब घटेगा डिमांड बढ़ेगा। आपको आपके मदर ने बोला कि आप जाओ मार्केट में टोमेटो बाय कर लो। आपको एग्जैक्टली 40 रुपीज दिए, बोले टोमेटो एक केजी लाना है 40 रुपीज का। आप मार्केट में पहुंचे, एकदम अच्छी क्वालिटी के टोमेटो थे 20 रुपीज अ केजी। आप क्या करोगे? 2 किलो लाओगे ऑफकोर्स। 1 किलो लाकर 20 रुपए जेब में तो नहीं डालोगे ना। ऑब्वियसली आपको क्या लग रहा है? सस्ता मिल रहा है, चलो अब मॉम को खुश कर देते 2 किलो ले जाते। समझे कि नहीं? तो जब जब प्राइस घटेगा डिमांड बढ़ेगा। तो अपोजिट डायरेक्शन, इनवर्स रिलेशनशिप। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स में कितने गुड्स आते? 2। पहला सब्सटीट्यूट, दूसरा कॉम्प्लीमेंट्री। सब्सटीट्यूट मतलब एक दूसरे के बदले में जो यूज होता है वो। सब्सटीट्यूट गुड्स अगर महंगा निकला तो मेन गुड्स का डिमांड, सोच के बोलो, सब्सटीट्यूट गुड्स महंगे हो गए तो मेन गुड्स का डिमांड बढ़ेगा। कम क्यों होगा? बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा सर? अरे सब्सटीट्यूट महंगा हो गया ना, तो उसको छोड़ना पड़ेगा और मेन गुड्स पे आना पड़ेगा। समझे? मैंने पढ़ाते वक्त उल्टा पढ़ाया था ना ऑब्वियसली, मगर मैं रिवीजन करते वक्त तो ऑब्वियसली कोई भी एंगल से रिवाइज कर सकता हूँ। तो कभी भी मुझे और आईसीआई को प्रेडिक्ट नहीं करने का। ठीक है, ध्यान से सुना। अभी तीसरी बात, रिलेटेड गुड्स में दूसरा आइटम आता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। हम साथ साथ है। तो ये क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री, एक साथ यूज करने वाले आइटम्स, कार पेट्रोल जैसे। अगर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का प्राइस घट जाए तो मेन गुड्स का डिमांड बढ़ेगा, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स सस्ते हो गए। अरे कार वाला एग्जांपल सोचो कि अगर बीजेपी सरकार सिलेक्ट होके आ गई और जैसे बीजेपी बोला था अच्छे दिन आएंगे, लाया सपोज उन्होंने, और वो पेट्रोल का दाम 60-70 रुपीज की जगह अभी हो गया 40 रुपीज पर लीटर, तो ऑब्वियसली हम खुशी खुशी जाके हमारा कार खरीद के लाते थे, हाँ या ना? तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स सस्ते होने के बाद मेन गुड्स का डिमांड क्या होगा? बढ़ेगा। समझे? देन नेक्स्ट आइटम वी हैव सीन कंज्यूमर्स इनकम। इसके अंदर भी 2 टाइप ऑफ गुड्स देखे अपन ने, एक नॉर्मल या सुपीरियर देखा। नॉर्मल या सुपीरियर गुड्स के हद तक जितना तेरा इनकम घटेगा उतना तेरा डिमांड घटेगा। कैसे? अरे नॉर्मल गुड्स है, सुपीरियर गुड्स है। अब जस्ट इमेजिन करो, वो जो 9 केजी और 1 केजी वाला एग्जांपल आपके नोट्स में लिखा है वो देखो एक बार। ठीक है, 10 केजी घी एक जगह 9 और एक जगह 1 केजी लिखा हुआ है। अब सोचो कि मेरा इनकम घट गया तो मैं क्या करूंगा? वो 10 के 10 किलो पूरा डाल्टा घी खरीदूंगा।
और 1 किलो चितले कैंसिल करूंगा ऑब्वियसली। तो मेरा इनकम घटने के बाद मैं चितले को डिमांड क्या कर रहा हूं, कम कर रहा हूं ना। मेरा इनकम घटने के बाद मैंने चितले का डिमांड क्या किया, कम कर दिया, और डालडा का डिमांड बढ़ा दिया। तो नॉर्मल गुड्स या सुपीरियर गुड्स का डिमांड इनकम घटने के बाद कम होता है और इंफीरियर गुड्स का डिमांड बढ़ता है। आर यू क्लियर? तो जो जो समझा उसका अपोजिट समझा रहा हूं जानबूझ के, ताकि और अच्छे से समझे। आर यू वेरी क्लियर? नाउ लास्ट इज टेस्ट एंड प्रेफरेंस। एक आधी चीज का अगर टेस्ट एंड प्रेफरेंस अच्छा नहीं लगे, अभी बोर हो गए, कॉमन हो गया, सबके पास ही दिखता है, तो आप उसका डिमांड क्या करोगे, कम कर दोगे। यहां पे रिलेशनशिप क्या दिख रहा है आपको, डायरेक्ट। टेस्ट एंड प्रेफरेंस डाउन एरो, डिमांड भी डाउन एरो। आई होप यू एंजॉयड द सेशन टुडे। सी यू टुमारो फ्रेंड्स, गुड बाय, सी यू, बाय बाय।